हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 22 जून के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग इसे 22 कर लीजिएगा। जो टॉपिक है आज का, 4 टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है मोबाइल आई लैब, दूसरा है सलामी स्लाइसिंग रणनीति, और तीसरा है हॉग बैगर, और चौथा जो कि अंतिम है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। तो हम शुरुआत करते हैं मोबाइल आई लैब। मोबाइल आई लैब को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भारत का पहला मोबाइल आई लैब लॉन्च किया। मतलब किस मंत्रालय ने? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उन प्रत्येक व्यक्ति तक यह सुविधा, कोविड-19 के जो परीक्षण है यह सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो पहला है इसमें कि यह एक संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला है जिसे देश के सुदूर आंतरिक एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। यानी कि ये जो लैब है मोबाइल आई लैब है, इसको मतलब ऐसे जगह तैनात किया जाएगा जो मतलब ऐसे क्षेत्र हों, देश के जो ऐसे क्षेत्र हों जहाँ पे मतलब पहुँच मुश्किल हो, जहाँ पर हर कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे इसको मतलब स्थापित किया जाएगा, जिससे कि वहाँ तक मतलब वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के नागरिक जो हैं इस सुविधा का लाभ उठा सकें। और इस लैब की क्षमता जो है CGHS स्कीम दरों पर प्रतिदिन कोविड-19 RT-PCR परीक्षण और 300 एलिसा परीक्षण के अतिरिक्त टीबी और HIV परीक्षण भी किया जाएगा। यानी कि CGHS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत सिर्फ कोविड-19 की जांच नहीं की जाएगी, बल्कि टीबी हो गया या आपका HIV हो गया, इन सब भी टेस्टों को परीक्षण किया जाएगा। अगला पॉइंट है संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला आई लैब कोविड कमांड रणनीति के तहत जो है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैविक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित किया गया है। यानी कि जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसका एक विभाग है जैविक प्रौद्योगिकी विभाग, जो इस मोबाइल आई लैब को समर्थित किया है, उसके मतलब ये भी उसमें सहयोग किया है। अगले पॉइंट की बात करें, इस प्रकार सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर कितना हो जाएगा? 699, और निजी क्षेत्र की मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की प्रयोगशाला होंगी उनकी संख्या बढ़कर 254 हो जाएगी। और अगले टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक है सलामी स्लाइसिंग रणनीति। सलामी स्लाइसिंग रणनीति, यह रणनीति अक्सर जो है चीन के द्वारा अपनाया जाता है। चीन एक ऐसा देश है जो अब भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब विश्व में जितने भी देश हैं वो साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिए हैं, लेकिन विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो साम्राज्यवादी नीति अभी भी अपनाता है। वो कौन सा है? चीन है। तो इस रणनीति के बारे में प्रमुख बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सैन्य बोलचाल की भाषा में सलामी स्लाइसिंग शब्द जो है ऐसी रणनीति के रूप में वर्णित किया जाता है जिससे अपने खिलाफ हो रहे विरोध को समाप्त करने और नए क्षेत्रों को, ध्यान दीजिएगा, नए क्षेत्रों को हासिल करने के लिए खतरों एवं संगठनों की प्रक्रिया को विभाजित करना तथा उन पर जीत हासिल करना शामिल है। अर्थात एक संचित प्रक्रिया के माध्यम से बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना है। मतलब ये जो रणनीति है आपका सलामी स्लाइसिंग रणनीति, इसके तहत क्या होता है कि ये एक सोची समझी रणनीति होती है जिसमें क्या नाम है किसी भी क्षेत्र को हासिल करने के लिए वहाँ के जो खतरे होते हैं और वहाँ के जो संगठन होते हैं उनकी प्रक्रिया को क्या करता था? विभाजित करके और उन पर जीत हासिल करता है। अगर चीन के मतलब इस रणनीति का चीन ने कहाँ कहाँ पे
प्रयोग किया है, तो उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो दक्षिण चीन सागर में भी वो इसी रणनीति को अपनाता है। और हिमालयी क्षेत्रों में हिमालयी क्षेत्रों में क्षेत्रीय विस्तार के लिए इसी रणनीति को अपनाता है। डोकलाम विवाद अभी जो हुआ था भारत और चाइना के बीच में, उसमें भी इसका यही रणनीति अपनाया। और हाल ही में अभी जो गलवान घाटी का गतिरोध चल रहा है, उसमें भी इसका मतलब यही रणनीति अपनाई जा रही है। अगले पॉइंट की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है चीन जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्राधिकार वाले देशों में अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है। यह विस्तार जो है क्षेत्रीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में हुआ है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने, लगभग विश्व के सभी देशों ने विस्तारवादी नीति को त्याग दिया, लेकिन चीन जो है ये अभी भी उसी नीति पर काम कर रहा है। अगर एग्जाम्पल देखें तो तिब्बत का अधिग्रहण। तिब्बत क्या था? तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, लेकिन चीन ने उस पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। अक्साई चीन जो कि भारत का पार्ट है, 1962 के युद्ध में भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था तो उसमें क्या है कि इसने उसको हड़प लिया था। और अगर तीसरा एग्जाम्पल देखें तो पार्सेल द्वीपों का अधिग्रहण, इस मतलब चाइना ने इस पर भी अपना अधिग्रहण कर लिया है। अगले पॉइंट की बात करें, भारत के संदर्भ में यह रणनीति वह पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कर रहा है, जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है। मतलब कि यही रणनीति, इसी रणनीति को वो अरुणाचल प्रदेश का 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिस पर वो इसी रणनीति को अपनाता चला आ रहा, और ये कहता कि यह दक्षिण तिब्बत है, यानी कि उसको भी हासिल करना चाहता है। और इसके जो अन्य दावे हैं, अन्य दावा कहाँ कहाँ ये करता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, तो इन सब के जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, इन सब को भी ये क्या नाम है मतलब हड़पना चाहता है। तो इसका एक नीति है, मतलब जैसे कहता कि चाइना मतलब तिब्बत जो है ये हथेली की तरह है, और कहता कि 5 उंगलियां हैं जो हमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नेपाल और अरुणाचल प्रदेश, ये सब उंगलियां हैं, उसके जो छोटे छोटे क्षेत्रों को ये हासिल करना चाहता है, जिसे चाइना की भाषा में फिंगर कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि चीन डोकलाम पठार पर नज़र गड़ाए हुए है, क्योंकि यहाँ से यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नज़र रख सकता है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। डोकलाम विवाद इसीलिए हुआ क्योंकि ये सिलीगुड़ी वो यहाँ पे करीब में पड़ता है, और यहाँ अगर डोकलाम पठार पर ये अपना नज़र रखता है तो यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर भी ये नज़र रखता है, क्योंकि यह हम भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगले पॉइंट की बात करें, हॉज वैगर जो है यह पहली बार पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में, कहाँ? त्रिपुरा राज्य से प्राप्त हुए हॉग बैजर के 3 शवकों को पोषण के लिए सिपाहीजला वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में अगर अध्ययन करें तो इस प्रजाति में सूअर और भालू दोनों की विशेषताएं होती हैं। हॉज वैगर जो है ये जिस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, इनकी जो विशेषता होती है वो सूअर और भालू दोनों की होती है। यह छोटे फलों और जानवरों को खाता है। 2019 में इसे असम में देखा गया, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आर्कटोनिक्स कॉलरिस है, और IUCN की रेड लिस्ट में इसे असुरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब जो अभयारण्य है जहाँ पे इसको स्थानांतरित किया गया इसके पालन पोषण के लिए, तो जो अभयारण्य सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य, तो ये अगरतला शहर से जो है 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और राज्य के 4 अभयारण्यों में सबसे बड़ा है। यानी कि त्रिपुरा में 4 अभयारण्यों में सबसे बड़ा है। यह कृत्रिम झील तथा प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी उद्यान से
घिरा हुआ है और यह जो है यह अभयारण्य तेंदुए के बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। तो अभी हाल ही में जो है एक पत्रिका है नेचर कम्युनिकेशन, उसने एक प्रकाशित अध्ययन में बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल का विकास न केवल वायुमंडल के विकास को नियंत्रित कर सकता है बल्कि जीवन के विकास को भी नियंत्रित कर सकता है। अब ये जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है मेंटल, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसे आप लोग सुनील सर से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना समझिए कि जो ये ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है ये हमारे जीवन को भी मतलब नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है, अध्ययन के अनुसार ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट से पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद थी, किंतु यह वायुमंडल में संकेंद्रित नहीं हो सका। अब संकेंद्रित क्यों नहीं हो सका, उसके कारण को हम प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन के संकेंद्रित ना होने का मुख्य कारण जो है ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित गैसों की बड़ी मात्रा के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया थी। दूसरा पॉइंट है, जब ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं तो उनसे बड़ी मात्रा में गैसों का वायुमंडल में उद्गार होता है। इन गैसों की प्रकृति जो है पृथ्वी के मेंटल में सामग्रियों की प्रकृति पर निर्भर होता है। और तीसरा पॉइंट है, ज्वालामुखी उद्गार के लगातार जारी रहने के कारण जो है इससे बाहर आने वाली सामग्री का उत्पादन कम होता गया, जिनसे आसानी से ऑक्सीजन के साथ संयोजन किया और पृथ्वी का मेंटल अधिक से अधिक ऑक्सीकृत होता गया। अब ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में और थोड़ा बहुत जान लेते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की घटना हुई। वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो है ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट की घटना हुई। और दूसरा पॉइंट है, यह घटना ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले साइनोबैक्टीरिया के कारण संभव हो सका है। अब साइनोबैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, जो कि मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो 2.3 अरब वर्ष पहले बहुकोशिकीय रूपों में थे। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ये जीव आज भी महासागरों और गर्म क्षेत्रों में मौजूद हैं। इन जीवों में जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करके और बहुकोशिकीय रूपों में विकसित होकर सांस लेने वाले जीवों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब पहले ये एक कोशिकीय थे, बाद में ये बहुकोशिकीय में मतलब कन्वर्ट हो गए और सांस लेने वाले जीवों में भी इनका मतलब विकास होने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और वैज्ञानिकों के अनुसार जो है समुद्र एवं वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि से कुछ ही समय पहले बहुकोशिकीयता विकसित हुई। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप लोग इसे 2-3 बार पढ़िएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।